क्लास 12 आपकी काव्य संख्या 2 में मैंने आपको गीत गाने दो मुझे एवं सरोज स्मृति, ठीक है, देवसेना के गीत, कानेलिया के गीत के बाद यह दूसरी काव्य है जो आपको दिखा देती हूँ, काव्य खंड में है। अब इसके व्याख्या मैंने आपको करा दी है। देखिए, व्याख्या मैंने आपको करा दी है। ये पिछले साल सिलेबस से डिलीटेड था, परंतु इस वर्ष अभी डिलीटेड नहीं, अभी पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, ठीक है। तो ये दोनों पाठ के आज प्रश्नोत्तर मैं आपको कराने वाली हूँ। व्याख्या मैंने आपको समझा दी थी, आपको व्याख्या लिखने को भी कहा था, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने से आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, आपको याद भी होगा, आसानी होगी। गीत गाने दो मुझे, चलिए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, याद रखिएगा कि क्लास 12, क्लास 11 या क्लास 10 इन सभी उच्च कक्षाओं में उत्तर जितने भी सटीक हो, जितने भी पॉइंट आउट करके लिखे गए हों, उसमें अंक अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो ऐसी भावना आने का कारण क्या है? कंठ कब रुकता है? जब कुछ ऐसा लग रहा हो कि खराब हो रहा है, जिसे आप और बोल नहीं पा रहे हो और आप रोना चाहते हो, उस समय काल आ रहा है, जीवन जहाँ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ कवि कह रहा है कि काल आ रहा है। तो चलिए इसे पॉइंट आउट करके लिखिएगा। यहाँ पे आपको कम से कम भी नहीं तो 5 पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको मिनिमम 4 याद रखने हैं। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि ऐसा समय आ चुका है जिसमें जीना अत्यंत कठिन हो गया है। देखिए, ये एक ऐसे वर्ग के बारे में और ऐसे समय के बारे में बात की जा रही है, ऐसी परिस्थिति है जिसे विषम परिस्थिति कहेंगे। ऐसे लोग हैं जो अपने से नीचे लोगों को दबाना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, उनको ठगना चाहते हैं। भ्रष्ट लोगों के बारे में बात की गई है, लेकिन बात कुछ इस प्रकार से की गई है कि लेखक ने उसे एक कविता का रूप दे दिया है। जीवन की राह में चोट खाते खाते होश वालों के भी होश उड़ गए। तो वैसे लोग जो जीवन की राह में सच्चे और ईमानदारी मन से चल रहे हैं, उनको भी इस रास्ते में चोट लगती है तो उनके भी होश खो जाते हैं। जो मूल्यवान है वह लुट रहा है। मूल्यवान क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा मूल्यवान चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारी ईमानदारी, दया, मनुष्यता। तो ये लुटने की बात कही गई है। लेखक ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होते देख रहा है, उस पर आधारित यह काव्य है जिसे लेखक ने लिखा है। देखिए, जब लेखक कोई काव्य लिखता है, कहानी लिखता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वह हमें समाज के फैली गंदगी से रूबरू कराना चाहता है, या वो हमें यह बताना चाहता है कि समाज में कैसे भ्रष्ट लोग हैं, समाज में कुछ अनुचित हो रहा है, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता है, या फिर प्रकृति से प्रेम, या फिर कहीं ना कहीं प्रेम की बातें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेखक उजागर करते हैं। यहाँ पे लेखक ने कुछ मूल्यवान के घटने की बात की गई है, तो वो मनुष्यता भी है, दया भी है, ईमानदारी भी है, जो लुट रही है। मतलब अब लोगों के पास वो नहीं बची है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या कहें, क्या करें। विनाश का समय काल बनकर सामने खड़ा है। तो ऐसा समय बिल्कुल सामने खड़ा हो गया है जिस समय विनाश ही लिखा है। विनाश इसलिए कि जब लोग एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं और दया नहीं रखते, मनुष्यता नहीं रखते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, नीचे लोगों को, मतलब निम्न वर्ग के लोगों को दबाते हैं, उनके लिए बुरा बच्चों, हमारे समाज में निम्न वर्ग के लोगों को हमेशा दबाया गया है। प्राचीन काल से अगर आप देखिएगा तो वेद में भी, वेद कहाँ से भ्रष्ट शूद्रों के घर चली गई, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना, कि जो गरीब तबके लोग होते हैं उनको पढ़ना नहीं है, ऐसे विचारधाराएं रही हैं मनुष्यों में। तो लेखक को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और वो इस पे आधारित एक कविता लिखते हैं। तो कहते हैं कि विनाश का समय काल बनकर सामने खड़ा हो गया, ठीक है। इसमें से 4 पॉइंट आप चुन करके लिख लीजिएगा। इसके आगे अगला प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जिन्होंने जन सामान्य के जीवन संबल को लूटने का काम किया है। तो आम जनता, गरीब जनता, निम्न वर्ग की जनता ऐसे लोगों का सहारा छीन लेना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास ज़मीन है, तो उस पर टैक्स लगा देना चाहती है, या उससे उसकी कमाई लेना चाहती है, उस ज़मीन को हड़प लेना चाहती है, उसका शोषण करना चाहती है। तो इस तरह से जो ठग
कहा गया है वो ऊंचे तबके के लोगों को कहा गया है, जो भ्रष्ट होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। इस प्रकार कवि ने समाज के शोषक वर्ग को ठग ठाकुरों के रूप में चित्रित किया है। कई हो सकते हैं जो गांव में बैठे लाला हैं, जैसे कि वो पैसे देते हैं, अधिक पैसे सूद में ले लेते हैं, गरीबों को अपने मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए भी सोचना पड़ता है, एक वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहता है कि पृथ्वी की लौ बुझ गई है, इसको फिर से प्रज्वलित करने के लिए तुम स्वयं भी जल उठो। पृथ्वी की लौ से क्या समझते हैं? जब पृथ्वी में ना अच्छे लोगों की कमी हो जाए ना, बुरे लोगों की अधिकता हो जाए, तो समझ लीजिए कि पृथ्वी की रोशनी कम हो गई, उसकी लौ बुझने लगी। भाव क्या है? धरती से निराशा रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मनुष्य को स्वयं जलकर प्रकाश देने की आवश्यकता है। धरती में निराशा भर गई है, सभी लोग निराश है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो शोषण कर रहे हैं उनसे बचना मुश्किल है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम खुद जल उठो, तुम खुद उसका विरोध करो। शोषण सहना, शोषण करना दोनों ही गलत माना गया है। यहाँ संसार की विषमताओं को दूर करने के लिए कवि त्याग व संघर्ष के लिए तैयार हो जाने का आह्वान करता है। और कवि यह भी कहता है कि अगर समाज में कोई विषमता है, कोई गंदगी है, कोई अत्याचार है, तो उसको दूर कीजिए। उसके लिए आपको त्याग करना पड़े, संघर्ष करना पड़े तो आप कीजिए, लड़ना पड़े तो आप लड़िए। कवि का लोक कल्याणकारी भाव, जैसे कि एक इंसान होता है ना जो सोशल सर्विस करता है, तो उसी प्रकार लोक कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी भाव इस पंक्ति के माध्यम से मुखरित होता है। मतलब ये वाक्य जो है वो समाज के कल्याण की बातें कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट करिए। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि संसार में जीवन की राह अत्यंत कठिन हो गई, तो जिंदगी जीना यानी कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती है। तो उन सबको उजागर किया है कवि ने। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर चुका है, भाईचारा समाप्त हो चुका है, दया नहीं है, मनुष्यता नहीं है, हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए जहर भर चुका है। मानवता हाहाकार कर रही है। जब मानवता का समाप्त हो गई है मानवता, तो वो हाहाकार कर रही है। मनुष्य की जीविका समाप्त हो गई है, जीने की जो एक इच्छा होती है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसी निराशा व दुख भरी स्थिति में भी कवि चुप न बैठते हुए वेदना को, दुख को रोकने के लिए गीत गा रहा है और कह रहा है कि त्याग करो, बलिदान करो, संघर्ष करो, लेकिन पृथ्वी की लौ को बुझने ना दो, पृथ्वी में भाईचारे को बुझने ना दो, पृथ्वी में दया को बुझने ना दो, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करो, जलन ना करो, किसी का शोषण ना करो। एक उज्जवल समाज की कल्पना करके वो गीत गाना चाहते हैं। साथ ही संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित भी करना चाहते हैं। संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है, तो आम जनों के बीच में ये संघर्ष है। संघर्ष हमारा किसी बाहर से नहीं है, संघर्ष अपने ही लोगों से, अपने ही जनों से है। इस प्रकार यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देता है। दुख वो कोई ऐसे दुख नहीं है कि जो आपको बाहर से मिले, दुख अपने ही लोगों से मिल रही है, अपने ही लोगों से मन दुखी है कि दया नहीं है, मनुष्यता नहीं है, भाईचारा नहीं है। तो इस प्रकार के दुख और निराशा से लड़ने के लिए कवि शक्ति दे रहा है और ये गीत गा रहा है। तो बेटा बच्चे लोग, आज आपको गीत गाने दो मुझे के प्रश्नोत्तर मैंने बता दिए। देखिए मिनिमम आप याद रखिएगा कि 4 पॉइंट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं, 4 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो 5वां कोई एक और पॉइंट ले लीजिएगा अधिकतम संख्या में। ठीक है, वैसे ये जब भी पूछे जाएंगे तो ये 2 अंकों के लिए ही पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 4 पॉइंट बिल्कुल प्रश्नोत्तर के याद रखिएगा। और जब आप देखिएगा कि यह प्रश्न आपको 5 अंक के लिए पूछा गया है तो 5 आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आपको याद रहे तो। ना रहे तो वहाँ पे भी 4 पॉइंट लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गीत गाने दो मुझे
इसके सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको करा दिए। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके फ़ोटोज़ भी मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी। फ़ोटोज़ आप देख करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इनके प्रश्नोत्तर याद कर लीजिएगा। कल मैं आपको सरोज स्मृति जो काव्य है वो समझा दिया मैंने, उसके प्रश्नोत्तर कल मैं आपको कराने जा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा और लिखिएगा। धन्यवाद।